तो 11वीं क्लास देखो बेटा, आपके 5वां पार्ट चल रहा था। ठीक है, 2 पद हमने उसके पढ़ लिए थे। ठीक है, कि इसमें क्या बताया गया है, यानी घर का जो मर्म है उसको इसमें उद्घाटित किया गया है, उसका इसमें वर्णन किया गया है कि कवि हैं उनको किस तरह से किसमें बंद कर दिया जाता है। कवि ने क्या बताया है कि किस तरह से उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और जेल में बंद होने के कारण किस तरह से उन्हें अपने घर वालों की, अपनी माँ की, बहन की, पापा की, भाइयों की किस तरह से उनको याद आती है। ठीक है बेटा, तो इसका वर्णन इसमें किया गया है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, ये पद में कवि ने क्या बताया है कि उनकी माँ कैसी है, अनपढ़ है। ठीक है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनके मन में यानी उनकी ममता जो है, इनकी माँ है वो स्नेह से भरी हुई है। ठीक है बेटा, उनकी माँ क्या है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन क्या है, वो ममतामयी है, यानी स्नेह से भरी हुई है। और माँ की गोद में सर रखने से सारे जो दुख दर्द हैं वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है बेटा, और कवि क्या सोचते हैं कि मेरी माँ अनपढ़ है, इसलिए मुझ तक उनकी चिट्ठी नहीं पहुंची है, और यदि वो पढ़ी लिखी होती तो मेरे पास उनका पत्र अवश्य आता। ठीक है बेटा, इसका इसमें वर्णन किया गया है। देखिए, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। अब देखिए बेटा, माँ की ममता के बारे में क्या इसमें वर्णन किया गया है। गड़ी का मतलब यहाँ किससे लिया गया है, डूबी हुई। ठीक है बेटा, गड़ी का मतलब यहाँ किससे लिया गया है, डूबी हुई से लिया गया है। तो कवि इसमें क्या कह रहे हैं कि और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। कवि कह रहे हैं कि मेरी माँ अनपढ़ है, अर्थात मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, किंतु मेरी माँ स्नेह से भरी हुई है, यानी ममता की मूर्ति है। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं कवि, और माँ बिन पढ़ी मेरी। कवि कह रहे हैं कि मेरी माँ अनपढ़ है, अर्थात मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, किंतु मेरी माँ स्नेह से परिपूर्ण है। दुख में वह गड़ी मेरी, और मेरी माँ मेरे कारावास में होने के कारण वो दुख में डूबी हुई रहती है। ठीक है बेटा, कवि क्या कह रहे हैं कि दुख में वह गड़ी मेरी, कि मेरे कारावास में बंद होने के कारण वो मेरे दुख में हमेशा डूबी हुई रहती हैं। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि इसमें कह रहे हैं कि माँ की गोद में सिर रखने से सारे दुख मिट जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कह रहे हैं कि माँ की गोद स्नेह से यानी ममता से भरी हुई होती है। माँ की गोद में सिर रखने से सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं, यानी सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कवि कि माँ क्या होती है, ममता की छाँव होती है। ठीक है, और माँ की गोद में सिर रखने से सारे दुख दर्द मिट जाते हैं, यानी दुख दर्द का अनुभव हमें नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए एक बार फिर से इसका देखिए, और माँ बिन पढ़ी मेरी। कवि इसमें कह रहे हैं कि मेरी माँ अनपढ़ है, अर्थात मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, किंतु मेरी माँ स्नेह से परिपूर्ण है, मेरी माँ स्नेह से भरी हुई है। दुख में वह गड़ी मेरी, मेरे कारावास में बंद होने के कारण मेरी माँ हमेशा दुख में डूबी हुई रहती हैं। माँ की जिसकी गोद में सर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कहते हैं कि माँ होती है वो ममता की मूर्ति होती है, और उनकी गोद में सिर रखने से दुख दर्द हमेशा के लिए मिट जाते हैं, अर्थात माँ की गोद में सिर रखने से दुख दर्द का अनुभव हमें नहीं होता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, माँ की जिसकी स्नेह धारा को यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता है जो कि उसका पत्र आता। अब देखिए बेटा, इसमें क्या बताया है कि माँ की जिसकी स्नेह धारा, कवि इसमें कहता है कि माँ जो होती है वो पवित्र प्रेम का प्रतीक होती है। ठीक है, माँ की जिसकी स्नेह धारा को यहाँ तक भी पसारा। अब पसारा का मतलब यहाँ किससे लिया गया है, प्रसार होने से या फैलने से लिया गया है। ठीक है बेटा, पसारा से मतलब क्या लिया गया है, प्रसार होने से या फैलने से लिया गया है। तो क्या इसमें कवि ने बताया है कि माँ की जिसकी स्नेह धारा को यहाँ तक भी पसारा। कवि कहते हैं कि जो माँ होती है वो उसका प्रेम क्या होता है, पवित्र होता है, वो स्नेह की मूरत होती है। ठीक है, उसका जो प्यार है वो यहाँ तक भी मैं महसूस
कर सकता हूँ। अर्थात मेरी माँ का जो पवित्र प्रेम है उसको मैं यहाँ तक भी अनुभव कर सकता हूँ, यानी मेरी माँ का पवित्र प्रेम यहाँ तक भी फैला हुआ है। माँ की जिसकी स्नेह धारा को यहाँ तक भी पसारा, कवि कहता है कि मेरी माँ का जो पवित्र प्रेम है उसको मैं यहाँ तक भी महसूस कर सकता हूँ। अर्थात मेरी माँ के पवित्र प्रेम को मैं कारावार तक भी अनुभव कर सकता हूँ। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। कवि कह रहा है कि मेरी माँ अनपढ़ है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उसकी जो पत्र हैं वो मुझ तक नहीं आते हैं, और यदि मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो अवश्य मेरे पास उसके पत्र आते। ठीक है बेटा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। कवि कह रहे हैं कि मेरी माँ अनपढ़ है, अर्थात मेरी माँ को पढ़ना लिखना नहीं आता है, इसलिए उसके पत्र कारावास तक नहीं आते हैं, और यदि मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो मुझ तक उनके पत्र अवश्य आते। ठीक है बेटा, एक बार फिर से दोनों का देख लीजिए। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कह रहा है कि मेरी माँ जो है वो अनपढ़ है, अर्थात मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, वो स्नेह की से परिपूर्ण है। दुख में वह गड़ी मेरी, और मेरे कारावास में बंद होने के कारण मेरी माँ हमेशा मेरे दुख में डूबी हुई रहती हैं। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं मेर। फिर कवि कह रहा है कि माँ पवित्र प्रेम की मूर्ति होती है। ठीक है, इसलिए माँ की गोद में सिर रखने से सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं, सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। अर्थात माँ की जो स्नेहपूर्ण गोद होती है उसमें सिर रखने से दुख दर्द का अनुभव नहीं होता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा को यहाँ तक भी पसारा। कवि कह रहे हैं कि माँ का जो पवित्र प्रेम होता है, माँ की जो स्नेह धारा होती है, वो यहाँ तक भी मेरे पास फैली हुई है, अर्थात मैं मेरे माँ के पवित्र प्रेम को यहाँ तक भी अनुभव कर सकता हूँ। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। कवि कह रहे हैं कि मेरी माँ अनपढ़ है, इसलिए वो पत्र नहीं लिख सकती, और यदि मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो कारावास तक यानी मुझ तक मेरी माँ के पत्र अवश्य आते। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब इसमें किसके बारे में वर्णन किया है कवि ने? अपने पिताजी के बारे में वर्णन किया है। ठीक है बेटा, किसके बारे में वर्णन किया है? अपने पिताजी के बारे में वर्णन किया है कि मेरे पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी उनके जो मन है उसमें इतना उत्साह भरा हुआ है कि उनकी आवाज़ बादलों के समान गर्जन करती है। ठीक है, और जो उनकी जो शेर के समान क्या है, शेर से भी वो घबराते नहीं हैं। ठीक है बेटा, और वो किसी भी प्रकार से किसी से भी भयभीत वो नहीं होते हैं, मौत से भी उनको डर नहीं लगता है। ठीक है, और वो इतने स्वस्थ हैं कि आजकल के युवकों की तरह वो दौड़ लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अपने पिताजी के बारे में कवि ने यहाँ पे वर्णन किया है कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। देखिए, व्यापा का मतलब होता है अनुभव होना। ठीक है बेटा, व्यापा का अर्थ क्या होता है? अनुभव होना। तो पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कवि कहते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं वो क्या हो चुके हैं? अवस्था में वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो मन से अभी क्या हैं? एकदम स्वस्थ हैं। वो मन से अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, अर्थात उनके मन में अभी भी उत्साह समाया हुआ है। ठीक है बेटा, क्या इसमें कवि बोल रहे हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। कवि कह रहे हैं कि मेरे पिताजी की जो अवस्था है, ठीक है, यानी मेरे पिताजी अवस्था से बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी उत्साह समाया हुआ है। ठीक है, अभी भी उनके शरीर में क्या है? उनके शरीर क्या है? इतना स्वस्थ है कि वो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी युवकों की तरह दौड़ लगा सकते हैं। क्या बताना चाह रहे हैं कि उनकी अवस्था से तो वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनका मन है वो किससे भरा हुआ है? उत्साह से भरा हुआ है। ठीक है बेटा, उनके हृदय में क्या है? जोश है, उत्साह भरा हुआ है, और वो इतने स्वस्थ हैं कि वो जो आजकल के जो युवक हैं, ठीक है, उनकी तरह वो आज भी दौड़ लगा सकते हैं, और वो उनके समान ही खिलखिलाकर हंसते भी हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। कवि इसमें कहते हैं कि क्या कह रहे हैं कवि इसमें? कि मेरे पिताजी क्या हैं? वृद्ध हैं,
लेकिन उनके मन में अभी भी उत्साह समाया हुआ है। ठीक है, एक क्षण भी नहीं व्यापा, लेकिन उन्होंने अपने जो बुढ़ापा है उसको एक क्षण भी महसूस नहीं किया। अर्थात उसने हमेशा किसको महसूस किया है? उत्साह को महसूस किया है। ठीक है, जो अभी भी दौड़ जाएं और उनके मन में इतने उत्साह है कि वो आजकल के युवकों की भांति अभी भी दौड़ लगाते हैं। ठीक है, जो अभी भी खिलखिलाएं और वो युवकों की भांति अभी भी खिलखिला करके हंसते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या बताया गया है इसमें कि पिताजी की आयु वृद्ध तो हो चुके हैं पिताजी, लेकिन मन से वो वृद्ध नहीं हुए हैं। अर्थात उनके मन में अभी भी उत्साह उन्होंने उनके मन में अभी भी समाया हुआ है और वो आजकल के युवकों की भांति क्या लगाते हैं? दौड़ लगा सकते हैं और उन्हीं की तरह वो आज भी खिलखिला करके हंसते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए एक बार इसका फिर से देख लीजिए। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। कवि कह रहे हैं कि मेरे पिताजी वैसे वृद्ध हो चुके हैं। ठीक है, वृद्ध अवस्था को वो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वो अभी मन से बूढ़े नहीं हुए हैं। अर्थात उनके मन में क्या समाया हुआ है? अभी भी उनके मन में उत्साह समाया हुआ है, उनके हृदय में अभी भी उत्साह भरा हुआ है। जो अभी भी दौड़ जाएं वो आज के जो नवयुवक हैं उनकी तरह वो आज भी दौड़ लगा सकते हैं, जो अभी भी खिलखिलाएं और उन युवकों की भांति वो अभी भी खिलखिला करके हंसते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझल अरसता। अब देखिए बेटा, मौत के आगे न हिचके, हिचके से मतलब है कि मौत के आगे उन्हें कभी डर नहीं लगा। ठीक है, मौत से वो कभी नहीं डरे। और बिचके का मतलब है शेर से भी के सामने भी वो नहीं डरे। ठीक है, हिचके से मतलब क्या होता है? मौत के आगे वो कभी हिचकिचाए नहीं, डरे नहीं। बिचके का मतलब क्या है? शेर से भी वो कभी नहीं डरे। ठीक है, और लरसता का मतलब क्या है? झंझा लरसता। झंझा से मतलब यहाँ आंधी तूफान से लिया गया है। ठीक है बेटा, झंझा से मतलब यहाँ किससे लिया गया? आंधी तूफान से लिया गया है। तो कवि इसमें क्या कह रहे हैं कि मौत के आगे न हिचके। कवि कहते हैं कि वो कभी भी मौत के सामने नहीं डरे। अर्थात मौत भी आकर के यदि उनके सामने खड़ी हो जाती है तो वो मौत से भी मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्या इसमें कवि ने बताया कि जो मेरे पिताजी हैं वो मौत से कभी डरे नहीं, बल्कि उन्होंने मौत का भी मुकाबला किया। अर्थात मौत का भी वो मुकाबला कर सकते हैं। शेर के आगे न बिचके, कवि कहते हैं कि उनमें वो इतने निडर हैं कि वो शेर से भी नहीं घबराते हैं। ठीक है, शेर के आगे न बिचके, कवि कहते हैं कि शेर से भी वो घबराते नहीं हैं। अर्थात मेरे पिताजी क्या हैं? निडर हैं। बोल में बादल गरजता, और उनकी जो वाणी है, ठीक है, किसके समान गर्जन करती है? बादलों के समान करती हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि बोल में बादल गरजता, कि जो मेरे पिताजी हैं, ठीक है, उनकी वाणी में इतना जोश भरा हुआ है कि उनकी वाणी यानी बादलों के समान गर्जन करती हुई दूर तक सुनाई पड़ती है। काम में झंझल अरसता, कवि कहते हैं कि जब वो काम करने लग जाते हैं तो उनमें आंधी तूफान की तरह क्या आ जाती है? फुर्ती आ जाती है। ठीक है बेटा, वो आंधी तूफान की तरह लहराते हुए वो काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए, मौत के आगे न हिचके, कविवर कहते हैं कि मेरे पिताजी कभी भी मौत के आगे नहीं डरे। ठीक है, मौत से वो कभी नहीं डरे और उन्होंने मौत का भी मुकाबला किया। अर्थात वो मौत का भी मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोल रहे हैं इसमें कवि की? मौत के आगे न हिचके। कविवर कहते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं, ठीक है, उन्होंने मौत से आगे वो कभी डरे नहीं और वो मौत का भी मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। शेर के आगे न भिचके, कवि कह रहे हैं कि जो मेरे पिताजी हैं, ठीक है, वो शेर से भी नहीं डरते हैं। शेर को देख करके वो भयभीत नहीं होते हैं। ठीक है, अर्थात इससे क्या मिलता है? उनके हिम्मत यानी साहसी होने का प्रमाण हमें मिलता है। ना तो वो कभी मौत से डरते हैं, ना तो उन मौत से घबराते हैं, और ना ही वो शेर के आगे भयभीत होते हैं। तो हमें इससे क्या मिलता है? हिम्मती और पराक्रमी होने का प्रमाण मिलता है।
ठीक है बेटा। तो मौत के आगे न हिचके कवि कहते हैं कि जो कवि के पिताजी हैं, ठीक है, ना तो वो कभी मौत से घबराते हैं और ना ही कभी वो शेर से भयभीत होते हैं, अर्थात ना तो मौत से डरते हैं और ना शेर से भयभीत होते हैं। तो इससे हमें इनकी हिम्मत और साहसी होने का प्रमाण भी मिलता है। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरसता। कविवर कहते हैं कि क्या कह रहे हैं कवि कि झंझा कैसे लरसता है कि बोल में बादल, उनकी वाणी में इतना जोश भरा हुआ है, ठीक है, यानी उनकी वाणी जो गरजते हुए बादल हैं उनके समान क्या है, कड़क है। ठीक है बेटा, क्या है उनके समान, उनकी वाणी कड़क है और उनकी वाणी चारों ओर सुनाई देती है। ठीक है बेटा, बोल में बादल गरजता, कवि कह रहे हैं कि जो उनके पिताजी की आवाज़ है वो गरजते हुए बादलों के समान क्या है, कड़क है, अर्थात उनकी वाणी में जोश भरा हुआ है और उनकी वाणी बादलों के समान, उनकी वाणी गर्जन करते हुए उनकी वाणी को हम दूर तक सुनाई, उनकी वाणी दूर तक सुनाई देती है। काम में झंझा लहराता, कवि कह रहे हैं कि आंधी तूफान की तरह उनके शरीर में क्या है, फुर्ती है। ठीक है, यानी काम करते वक्त उनके शरीर में क्या जाती है, आंधी तूफान के समान गति आ जाती है। ठीक है बेटा, तो किसका इसमें वर्णन किया गया है, पहले पद में तो देखिए किसका वर्णन हुआ है, पहले पद में कौन से अलंकार का इसमें वर्णन किया गया है। देखिए पहले पद में देखिए इसमें कि बिन पड़ी में मारी दुख में वह गड़ी मेरी माँ की, जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। अब देखिए बेटा इसमें मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है बेटा, मैं वर्ण की कितनी बार इसमें आवृत्ति हो रही है, तो मैं वर्ण की आवृत्ति इसमें होने से इसमें कौन से अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग आ जाएगा। ठीक है, तो और देखिए स्नेह की धारा यानी स्नेह रूपी धारा, ठीक है, माँ को स्नेह रूपी धारा बताया है तो रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अनुप्रास और रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग आ जाएगा। ठीक है, भाषा शैली सरल और सुबोध है। ठीक है, और यानी किसका, ममता में क्या यानी वत्सलता का इसमें प्रयोग किया गया है, यानी जो माता और पुत्र के बीच में जो प्रेम होता है वो क्या बोलते हैं, उसको वात्सल्य प्रेम बोलते हैं। तो वात्सल्य प्रेम का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, और दूसरे पद में देखिए इसमें पिताजी वाले में कि इसमें क्या बताया गया है, पिताजी के बारे में इसमें क्या बताया गया है कि उनके पिताजी बूढ़े यानी बूढ़े होते हुए भी उनके अंदर क्या भरा हुआ है, उत्साह भरा हुआ है। ठीक है बेटा, तो इसमें भी किसका वर्णन किया गया है, अनुप्रास अलंकार का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, और कौन से उपमा अलंकार का भी इसमें वर्णन किया गया है कि आंधी तूफानों के समान और बादलों के समान। ठीक है, तो आंधी तूफानों के समान उनको फुर्ती वाला बताया गया है, बादलों की गर्जन के समान उनकी वाणी को बताया गया है, तो उपमा अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, अनुप्रास और उपमा अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, और भाषा शैली क्या है, सरल और सुबोध भाषा शैली है। ठीक है, और किसके यानी उनके पिताजी के जो साहस है उसके बारे में इसमें बताया गया, यानी पिताजी के व्यक्तित्व के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है बेटा, जो आगे के पद हैं उसको हम कल पढ़ेंगे।